नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान हैं प्रख्यात चिंतक, विचारक, लेखक। हो सकता है वो, मुझे पता है कि चिंतक और विचारक कहने पर जो उनकी टिप्पणी जरूर आएगी, जो है मेरे मित्र भी हैं। और जो इंटेलेक्चुअली अगर मैं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी को लगातार पढ़ता हूँ, जिनका किताबों के रेफरेंसेस देखता हूँ और उनसे पूछता भी हूँ कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, कौन सी अच्छी किताबें हैं। तो ऐसे जो है वो हमारे मित्र जो है अनंत विजय जी हमारे साथ हैं। अनंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। अनंत जी दैनिक जागरण में एक साप्ताहिक कॉलम लिखते हैं। कई उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, खासकर कला और संस्कृति पर लेखन के लिए। कला और संस्कृति एक ऐसा विषय है जिस पर कि आप कह सकते हैं कि 90 के दशक के बाद से, लगभग 2000 के बाद से, जो अखबारों में जो लेखन है या समाचार पत्रों में या समाचार माध्यमों में जो लेखन है या टीका टिप्पणी है, उसकी परंपरा लगभग समाप्त सी हो गई है और उस पर विशिष्ट रूप से लिखने वाले लोग बहुत ही कम हैं। तो अनंत जी उनमें से एक हैं। और अच्छी बात यह है कि ध्रुव विषयों को, लोगों को कला और संस्कृति बड़े ध्रुव विषय लिखते हैं, लेकिन उसे समसामयिक संदर्भों के अंदर सामने रखते हैं। दैनिक जागरण में प्रति रविवार को उनका जो है एक कॉलम जो है वो रहता है, जिसका कॉलम का नाम है आजकल। तो एडिटोरियल जो पृष्ठ है, संपादकीय पृष्ठ, उसके साथ वाले पृष्ठ यानी ओपेड पर जो है जनरली टॉप पर उनका कॉलम रहता है। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप जरूर पढ़ें। आपको डिजिटली भी ये उपलब्ध हो जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि आज हम उनके जिस कॉलम पर चर्चा करने के लिए आए हैं यहाँ पर, उसका एक लिंक जो है वो मैं आपको उपलब्ध करवा सकूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अनंत जी ने एक बड़ा अच्छा जो है वो लेख लिखा अभी, नेहरू व मोदी युग के साहित्य पर चर्चा। तो नेहरू से लेकर और अभी तक जो मोदी युग है, एक तरीके से पिछले 10 वर्ष से, तो उसमें जो साहित्य लेखन को लेकर जो चालाकियां हुई, जो बेईमानियां हुई, जो ईमानदारियां भी हुई, तो किसने कितनी बेईमानी की, किसने कितनी ईमानदारी जताई। और तो इस पे जो है उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है। और तो अनंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेहरू, एक तो ये कंपैरिजन करने का मतलब, ये जो पूरा एक प्रवाह है जो है उसको जो है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और ये समसामयिक संदर्भों में, आजकल के संदर्भों में हमें इस विषय पर चर्चा क्यों करनी चाहिए? धन्यवाद अरुण जी, बहुत उदारता पूर्वक आपने। आजकल तो ऐसे चिंतक और विचारक हो गए हैं कि पड़ोस का आदमी भी उनको नहीं जानता है, लेकिन वो अपने नाम के आगे चिंतक और विचारक लिखते हैं। तो पर मुझे आप उस कोष्टक में नहीं रखें, आपसे अनुरोध है। मैं अपने कॉलम पर आता हूं। और मैंने एक किताब पढ़ी, सुधीर पचौरी प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक हैं। उनकी किताब है भारतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, नेहरू युग से मोदी युग तक। तो इस शीर्षक ने मुझे चौंकाया। इस शीर्षक में, क्योंकि पहली बार हिंदी साहित्य में किसी ने मोदी युग कहा, जबकि अभी मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए 12 वर्ष नहीं हुए हैं, फिर भी एक युग की संज्ञा देने का साहस अथवा दुस्साहस एक प्रख्यात मार्क्सवादी आलोचक ने किया। इस किताब ने मुझे बहुत प्रभावित किया, और सुधीश जी को मैं लगातार फॉलो करता हूं। वो हिंदी के एकमात्र ऐसे लेखक हैं, बल्कि मैं कहूंगा आलोचक हैं, जो देश विदेश की प्रवृत्तियों को पढ़ते हैं और उसके बरक्स हिंदी को रख के चलते हैं। जैसे जब उनकी एक बड़ी अच्छी थ्योरी थी, जिस पर भी मैंने लिखा था, कि वो पद्मावत फिल्म की बात करते हैं। तो पद्मावत को हम लोग क्या जानते हैं कि जायसी के टेक्स्ट के तौर पर जानते हैं, कि जायसी का टेक्स्ट है। लेकिन बाद के दिनों तक उसमें हिंदी साहित्य ने या हिंदी के लोगों ने कोई इजाफा नहीं किया। आप देखो वो टेक्स्ट कैसे पावर टेक्स्ट में बदल गया। जैसे ही उस पर फिल्म बनी और फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, तो जायसी का जो टेक्स्ट किताब के मार्फत कक्षाओं में पढ़ाए जा रहे थे, वो टेक्स्ट जो है वो पावर टेक्स्ट बन गया। तो इसी को, अच्छा, पावर टेक्स्ट बनने के लिए आपको इकोनॉमी से जुड़ना बहुत जरूरी है। जब तक अर्थ सत्ता आपके साथ नहीं आएगी, तब तक कोई टेक्स्ट पावर टेक्स्ट नहीं बनता है। या फिर टेक्स्ट को, अर्थ सत्ता अगर आपके पास नहीं है, तो सोशल या कल्चरल जो स्वाभिमान है उससे जोड़ना पड़ेगा उस टेक्स्ट को, जैसा जैसा तुलसीदास जी ने किया।
जब पूरे देश का मोरल डाउन था, तब उन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। उसमें उन्होंने भारत के कल्चरल जो जो परंपरा थी उसको उन्होंने उठाया और श्री राम को केंद्र में रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। तो ये वाल्मीकि से बहुत डिफरेंट है। वाल्मीकि के श्री राम और गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री राम में बहुत अंतर है, और इसी का परिणाम ये रहा अरुण जी कि वो जो श्री रामचरितमानस का टेक्स्ट है वो पावर टेक्स्ट बना। ये अनायास नहीं है कि तुलसीदास जी की उस रचना को, एक कविता को जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के साथ जोड़कर प्रस्तुत किया, आज हम अपने घरों में पूजा स्थान पर किसी एक पुस्तक को रखते हैं, और वो भी लाल कपड़े में लपेट के। अगर आप एक मिनट के लिए उसको धार्मिक ग्रंथ न माने, तो किसी कवि के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप सोचो कि उसका टेक्स्ट हर घर में, हर हिंदू के घर में, बल्कि हिंदू क्या, अब तो अन्य धर्मों के लोग भी रामचरितमानस को पढ़कर श्री राम के चरित्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पावर टेक्स्ट की बात थी वो मुझे नरेंद्र मोदी के भाषणों में, और वो खैर विषयांतर हो जाएगा, मैं बहुत चाहता हूं इस पर कि जो नेहरू युग से मोदी युग कहा गया, तो हिंदी में नेहरू युग की बड़ी चर्चा होती है, और बहुत बहुत विपुल लेखन इस पर हुआ है कि नेहरू जी के थॉट्स ने साहित्य को बहुत प्रभावित किया। और इसका ऐतिहासिक कारण भी है। नेहरू जी ने खुद बहुत लिखा। नेहरू जी ने आप देखिए कि उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर है उसकी भूमिका भी लिखी, स्वयं भी उनकी 2-3 पुस्तकें हैं, और उन्होंने अपनी बिटिया के नाम जो पत्र लिखे वो भी अब लोकप्रिय हुए या बनाए गए, ये एक अलग मुद्दा है। इस पर यह डिबेटेबल है कि अगर आप किसी की कृति को टेक्स्ट बुक में लगा दोगे तो वो ऐसे ही लोकप्रिय हो जाएगा। तो लेटर फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर तो मतलब हर बच्चे के कोर्स में लगा दिया गया था। तो मैं इस लिहाज से उसको रामचरितमानस वाले टेक्स्ट और पावर टेक्स्ट वाली जो थ्योरी है उससे अलग रखता हूं। लेकिन बावजूद इसके अगर आप हिंदी साहित्य का विश्लेषण करें तो मतलब नेहरू जी का कालखंड अगर स्वाधीन भारत से लेते हैं हम, तो और 62 में उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन उनका कालखंड इंदिरा जी के कालखंड को भी ओवरलैप करता है, और रचनाओं में बार बार वो एक नेहरूवियन एरा, नेहरूवियन रोमांटिसिज्म आपको दिखाई देगा। इंदिरा जी के कालखंड में आके इंदिरा जी ने भी थोड़ा बहुत काम किया, फिर राजीव जी ने काम किया, फिर गठबंधन का दौर रहा जिसमें किसी को एरा के तौर पर डिफाइन नहीं किया जा सकता। भारत में अगर प्राइम मिनिस्टर्स के एरा होंगे तो 3 ही माने जाएंगे, नेहरू जी, इंदिरा जी और मोदी जी। ये 3 ही प्राइम मिनिस्टर्स हैं जिनको किसी भी एरा कह सकते हैं उनका कि ये मोदी युग है, ये नेहरू युग है। लेकिन नेहरू और इंदिरा के युग में कोई बहुत अंतर नहीं है। नागार्जुन ने 1972 में इंदिरा इमरजेंसी 75 में लगा, तो 72-73 में एक कविता लिखी थी जिसमें उन्होंने इंदिरा गांधी को प्रजातंत्र की हत्यारिन कहा था। और इस कविता को वामपंथी मित्रों ने हमारे इस करीने से दबा दिया, उसकी चर्चा ही नहीं होती है कहीं। और इसके मजरू सुल्तानपुरी ने जब हिटलर से नेहरू जी की तुलना की थी तो उनको जेल भेजा गया था, ये जी मैं वो किस्सा तो। कविता पढ़ देता हूँ, आप ही के आलेख में जी है वो। जी जी, तो पढ़ जो दीजिए। नागार्जुन जी ने कहा, तो ये पंक्तियां देखिए कि महंगाई का तुझे पता क्या, जाने क्या तू पीर पराई, इर्द गिर्द बस 30 हजारी, साहबान की मुस्की छाई, तुझको बहुत बहुत खलता है अपनी जनता का पिछड़ापन, तुझको बहुत बहुत खलता है अपनी जनता का पिछड़ापन, महामूल्य रेशम में लिपटी यूं ही करती जीवन यापन, ठगों उचक्कों की मलकाइन, प्रजातंत्र की ओ हत्यारी, अब के हमको पता चल गया है तू किन वर्गों की प्यारी। तो अभी जो अडानी अंबानी चलता है ना, ये अडानी अंबानी इंदिरा गांधी पर ही आरोप लगाया था। आरोप नहीं था, ये सच्चाई थी। इंदिरा जी को जो रेशम की साड़ी में लिपटी जो कहा है उन्होंने, वो इसीलिए कहा है नागार्जुन ने, और बड़ी लंबी कविता है जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि किस प्रकार से वो उद्योगपतियों के हितों की रक्षा करते थे और आम आदमी की बात नहीं करते थे। और प्रजातंत्र की हत्यारी, क्या मैं यही सोचता हूं कि क्या नागार्जुन जैसे जो कवि, जिनको मार्क्सवादी कवि बता दिया गया, और उनकी एक कविता को कि बहुत दिनों तक काली कुतिया रही उदास, चूल्हा रोया चक्की रही उदास,
बहुत दिनों तक कानी कुतिया सोई मेरे पास। ये इस तरह की कविताओं को, रोटी को लेकर और उसकी व्याख्या करके, और ये जो नेहरूवियन एरा में इतनी बेईमानियां हुई हैं साहित्य में, इस तरह से दबा दिया गया। आप हमेशा सुनते होंगे कि प्रेमचंद ने प्रगतिशील लेखक संघ के उद्घाटन सम्मेलन में भाषण दिया और अध्यक्षता की। बहुत लोग तो अध्यक्षता भी बता देते हैं उसको, जबकि प्रेमचंद उस सम्मेलन में अपने एक मित्र के साथ चले गए थे। लोगों ने कहा कि अब प्रेमचंद आ गए तो इनसे कुछ बुलवा लो। उनका प्रगतिशील लेखक संघ से कोई लेना देना नहीं था। वो तो बनारस अंक निकाल रहे थे, वो तो कल्याण पत्रिका में कृष्णांक में लेख लिख रहे थे। ये सब चीजें प्रेमचंद के बारे में बताया नहीं गया। इसी तरह अरुण जी, आपको बताऊं कि नेहरूवियन एरा में निराला जी ने रामचरितमानस के अवधि में विनय वाले जितने दोहे हैं, उनको चुनकर उन्होंने हिंदी में उसको किया। क्योंकि उनका मानना था कि ये चूंकि अवधि में है तो बहुत सारे हिंदी या गैर हिंदी वाले लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने, निराला जी ने ये किया, निराला जी की ये रचना ओझल कर दी गई। निराला की इस किताब की प्रति, मतलब छपी नहीं है, इसके जो फर्मे छपे थे वो वाणी प्रकाशन के अरुण माहेश्वरी को एक बनारस के कबाड़ी के यहां मिला। उन्होंने उसको लाया, उसको रिस्टोर किया, और मार्क्सवादी कवि केदारनाथ सिंह ने उसकी पुष्टि की कि हाँ ये निराला की लिखी हुई है। और बहुत सारे जो परिस्थिति जन्य चीजें थी उसके आधार पर वो स्थापित हो गया। ये सब चीजें हमें बताया ही नहीं गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो है, जिसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे, कि इन बेईमानियों को तो छोड़ ही दीजिए, जिस प्रकार से विभाजन की विभीषिका के बारे में हिंदी साहित्य मौन है। आप पंजाबी में देख लीजिए, आप उर्दू में देख लीजिए, बहुत विपुल लेखन। तो क्या ये माना जाए कि हिंदी के लेखकों की संवेदना शून्य हो गई थी? क्या हिंदी के लेखक वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनको इस इतनी बड़ी विभीषिका को क्या करें? तो इसमें आप एक दूसरी चीज को अगर मिला के देखेंगे तो मार्क्सवादी, नेहरू युग में जितने भी बड़े साहित्यकार थे, लेखक थे, सब मार्क्सवादी थे या लेफ्टिस्ट दिमाग विचारधारा के थे, जो अपने आप को प्रगतिवादी, जनवादी, जन संस्कृतिवादी ये सब कहते थे। जो मार्क्सवादी थे असल में उन्हें ही बड़ा बनने दिया गया, या उन्हें ही उन्हें बड़ा बनाया उन्हें गया। उन्हें ही बड़ा बनाया ही गया। उनको, उनके अलावा कोई जो, मैं तो उन, ये जो लेखक संगठन है इनको सबको मैं कम्युनिस्ट पार्टी का बौद्धिक प्रकोष्ठ कहता हूं। जैसे भाजपा का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, कांग्रेस पार्टी का बौद्धिक प्रकोष्ठ है, ऐसे ये लोग सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई एमएल के बौद्धिक प्रकोष्ठ है। तो मैं जब इस पर विचार करने लगा तो मुझे लगा कि क्या इसका परिणाम है क्या कि कम्युनिस्ट जो थे वो टू नेशन थ्योरी में यकीन करते थे, और जब देश का विभाजन हुआ तो उनके लक्ष्य की पूर्ति हुई। उस लक्ष्य की पूर्ति में उन्होंने खुशियां मनाई, वो उसकी विभीषिका पर क्यों लिखते? तो ये एक फूड फॉर थॉट मैंने छोड़ा कि आप विचार करिए कि क्या हिंदी के वामपंथी लेखकों ने टू नेशन थ्योरी की विचारधारा से आइडेंटिफाई होने के कारण विभाजन पर नहीं लिखा। अब आप थोड़ा इंदिरा युग में आइए। जैसे नेहरू जी का युग, उनकी मृत्यु 62 के बाद भी आगे तक चलता रहा, वैसे इंदिरा जी का युग भी उनकी मृत्यु, उनकी हत्या या दुखद हत्या कह सकते हैं, उसके बाद भी उनका युग चलता रहा। इसमें आप दो बिंदुओं पर जरूर प्रकाश डालें। मुझे लगता है जो इंदिरा युग की बात करते हैं कि एक आपातकाल, और दूसरा जो 1984 में जो जी। सिख विरोधी दंगे हुए, आपने अपने आलेख में भी इस विषय में चर्चा की है, तो इस पर भी जी। आप जरूर, खासकर इन दो बिंदु जो है ये बड़े जिसको आप कहते हैं कि भारतीय राजनीतिक सामाजिक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट है। भारत की जो अपनी यात्रा जो है स्वतंत्रता के बाद से है, उसके आप टर्निंग पॉइंट्स कह सकते हैं या कॉर्नर स्टोन्स कह सकते हैं, या बहुत मतलब एक बड़े जिसको बोलते हैं ना एक सीज्मिक शिफ्ट जो है करने वाली चीजें थी, कि जिन्होंने समाज में एक बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन किया। और ये दोनों ही ऐसे जिसको आप कह सकते हैं घाव भी हैं कि जिनको पता नहीं भरने में या हील होने में शायद बहुत लंबा समय लगेगा, हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में जिस प्रकार से नाजियों ने जो नरसंहार जूस का किया, तो वो आज तक जो है
जो है मतलब वुंड्स जो है वो हील नहीं हो पाए हैं जो है उस चीज के हम्म। अंदर। तो इसके संदर्भ में आप जरूर जो है वो चर्चा करें। और आपके इस प्रश्न पर अचानक मुझे याद आया कि हम संविधान दिवस पर यह चर्चा कर रहे हैं। आज संविधान दिवस भी है और संविधान के अमृत काल में प्रवेश भी कर रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हो गए इस देश में संविधान बनने 26 नवंबर को। तो ये प्रश्न बहुत ही मतलब क्या कहते हैं समीचीन हो जाता है कि इंदिरा जी ने, अच्छा बहुत सारे लोग अब इंदिरा जी को इमरजेंसी लगाने को संजय जी पर टाल के और इंदिरा जी को बचाने के चक्कर में लगे हैं। लेकिन इंदिरा जी संविधान की जिस प्रकार से उन्होंने चीर फाड़ की या हत्या की, एक तरह से मैं कहता हूं उसको, मैं तो उसकी तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने समर्थन किया था। सीपीआई ने खुलेआम समर्थन किया था और मावलंकर हॉल में 75 में एक बैठक हुई थी जिसमें भीष्म साहनी ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी, प्रगतिशील लेखक संघ के, जिसमें जिसमें कि उसको इमरजेंसी को अनुशासन पर्व बताया गया था भाई। तो ये कम्युनिस्ट लोग कभी तानाशाही के खिलाफ नहीं है, वो तो तानाशाही के समर्थक हैं। और चूंकि उनकी बाउंड्रीज में यकीन नहीं है स्टेट और नेशन के, तो वो टू नेशन थ्योरी पे बात करते हुए ये सब चीजें कर रहे थे। तो इंदिरा जी को तो इमरजेंसी में कम्युनिस्टों का सपोर्ट मिला। और कम्युनिस्टों ने यहाँ क्या, 1942 में भी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। आपको इस बात के कई जगह उल्लेख मिलते हैं कि कम्युनिस्ट जब भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे, और मैं लिख भी चुका हूं कि उन पर खौलता हुआ पानी फेंका गया छत से जब वो विरोध कर रहे थे। तो ये बड़ी बातें हैं जिनको दबा दिया गया, हम लोगों को ये बताया नहीं गया। और वही लोग अभिव्यक्ति के, स्वतंत्रता के झंडा बरदार बन के, टॉर्च बियरर, फ्लैग बियरर, जो भी कह लीजिए, वो बन के चलते रहे। तो इमरजेंसी के दौरान भी साहित्यकारों ने इमरजेंसी पर की, इमरजेंसी में जिस प्रकार से लोगों के जबरदस्ती नसबंदी कराई गई, जिस प्रकार से आप देखो दिल्ली में जो मुसलमानों के, आज कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पैरोकारी करती है, लेकिन वो भूल जाती है कि दिल्ली में जामा मस्जिद के पास किस प्रकार से रुखसाना सुल्तान और उस समय के प्रशासन ने मिलकर पूरे मुसलमानों के उस बाजार को बुलडोजर चला दिया था। आज बुलडोजर बाबा के नाम से इनको, अरे बुलडोजर की परंपरा तो कांग्रेस ने शुरू की है इस देश में। जब बगैर कोई नोटिस दिए तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चलाए गए थे। तो ये क्या होता है कि इन लोगों ने, आज ये कहते हैं कि ये एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बहुत बड़ा नारा है। अरुण जी आप याद करिए कि किस प्रकार से जामा मस्जिद में शाही इमाम फतवे जारी किया करते थे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए, वीपी सिंह को वोट दे दीजिए। और चुनाव के पहले तमाम नेताओं की तस्वीरें माया और उस समय के पत्र पत्रिकाओं में छपा करती थी कि इन्होंने वो टोपी लगाए हुए मौलाना साहब आते थे और जारी करते थे। खैर मैं जल्दी से अपने विषय पर आता हूं कि इमरजेंसी की जितनी भी दुर्भिसंधियां हुई या इमरजेंसी भी जितनी भी ज्यादतियां हुई, हिंदी साहित्य उस पर खामोश रहा। जब मैं मौन रहने की बात करता हूं तो मैं अधिकतर साहित्यकारों की बात करता हूं, क्योंकि एब्सोल्यूट तो कुछ होता नहीं, किसी ने लिख दिया होगा या मेरी नजर में नहीं आया होगा या मैं नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन जो ज्यादातर लिखी गई या अधिकतर पुस्तकों में उसका कोई उल्लेख नहीं मिलता। एक और बेईमानी पर आइए, इंदिरा जी की हत्या होती है, उसके बाद 3 दिनों तक इस बात को सोशल साइंटिस्ट को विचार करना चाहिए कि 3 दिन तक किसी भी राष्ट्र में राष्ट्रीय शोक का लाइव प्रसारण हुआ। आपने राष्ट्रीय शोक लगाया, 3 दिनों तक इंदिरा गांधी जी की लाश पड़ी रही। लाश के सामने उनके पुत्र, पुत्रवधू और उनकी 2 छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां, राहुल जी, प्रियंका जी, ये सब खड़े रहे और उसका प्रसारण निर्बाध गति से दूरदर्शन पर होता रहा। ये क्या कभी किसी ने प्रश्न उठाया कि ये दूरदर्शन का सदुपयोग था या दुरुपयोग था? आवश्यकता क्या थी दिखाने की? और माहौल ऑलरेडी उस समय बड़ा सेंसिटिव था। आप एक तरीके से इट इज लाइक कि आप प्रोवोक कर रहे हो, आप लोगों को अब थर्टी उत्तेजना से फर्स्ट भर को रहे हो। 31 को उनकी हत्या होती है। और फर्स्ट से सिखों का नरसंहार, मैं दंगा नहीं कहता हूं क्योंकि दंगे तो दोनों तरफ से होते हैं। हमारे सिख भाइयों ने कभी कहीं अटैक नहीं किया, बचने के लिए कुछ किया हो उसकी जानकारी भी नहीं है। मीडिया ने उस समय बहुत अच्छा रोल निभाया, उन्होंने सब चीजें रिपोर्ट की। गले में सिक्कों के टायर डाल के जलाते हुए तस्वीरें भी हमने देखी, रिपोर्ट्स भी पढ़ी, चाहे दिल्ली के मंगोलपुरी का इलाका हो, चाहे दिल्ली के मयूर विहार के साथ वाला जो इलाका है वहां की कहानियां हो, वो सारी चीजें दिखाई मीडिया ने। लेकिन साहित्य इस पर भी खामोश है।
हमारे जो साहित्यकार बंधु हैं, उन्होंने इस विषय पर भी, उनको हिटलर, यहूदी, नाजी सब याद आता, ऑस्विच याद आते हैं उनको। उस पर बड़ी लंबे लंबे उपन्यास और पुस्तक लिखी गई। लेकिन सिखों के नरसंहार पर जिस जो जो हिंदू और सिख अनन्य थे, उनको अन्य करने की घटना, ये अदराइजेशन की बात बहुत करते हैं ना इस समय। 84 में किसने, जो मैं बिहार का रहने वाला हूं अरुण जी, जहां से सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह पैदा हुए, और जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, केस कड़ा कंगा कच्चा कृपाण जिन्होंने दिया। और उसके बाद उन्होंने, मतलब उस समय हमारे यहाँ कहा जाता है अभी बिहार में कि बड़ा बेटा जो होता था वो सिख होता था और छोटा बेटा हिंदू होता था। तो ये अनन्य संबंध हैं हिंदू और सिख के, मैं थे बिल्कुल नहीं कहता हूं। इंदिरा जी की हत्या के बाद जो नरसंहार हुआ और जो 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का प्रसारण किया जाता रहा, इसकी तो जांच सोशल साइंटिस्टों को करनी चाहिए ना, कि नहीं करनी चाहिए। और लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना नहीं लेकिन ये ऐसे कई सारे पुस्तकों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब इंदिरा जी का शव दिखाया जा रहा था तो एक साइड विंडो में नारे लग रहे थे, खून का बदला खून से लेंगे। ये क्या था? क्या कभी इस पर हमारे साहित्यकारों ने विचार किया? क्या इस पर तथाकथित मैं इन दिनों रोमिला थापर की एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, उनका इतिहास हमारा इतिहास किसका इतिहास। तो मतलब क्या रोमिला थापर जी ने उस पर विचार किया कि क्या ये उकसाने वाली घटना थी? नहीं थी, तब भी निगेट करो ना उसको कि नहीं थी, पर जस्ट स्टार्ट ए डिबेट ऑन दिस। मैं तो चाहता हूं कि स्वाधीन भारत में इस 3 दिन के शोक प्रसारण पर बहुत गंभीरता से समाजशास्त्रियों को विचार करना चाहिए। उस पर भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि हमारे साहित्यकार, दरअसल शुरुआती ट्रेनिंग इनकी वामपंथ में बेईमानी की हुई, और वो बेईमानी, छल, प्रपंच, कपट हमें एक ही तरफ दिखाया गया। जो आप बार बार होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं अरुण जी, तो होलिस्टिकली तो विचार ही नहीं हुआ। आपको यहूदियों का और हिटलर का नरसंहार दिखता है, आप हिंदू मुसलमान की बात करते हो, लेकिन क्यों नहीं आपका दिल पसीजता है उस पर? क्यों नहीं आप उस पर कहानियां लिखते हो? क्यों नहीं आप उसको उपन्यास लिखते हो? और तो और चलिए, उसके बाद कश्मीरी हिंदुओं की हत्याएं हुई, जो महिलाओं के साथ बलात्कार, आरी से चीर देना जैसी विभत्स घटनाएं हुई, उस पर भी खामोश है। अग्निशेखर कवि हैं, उन्होंने लिखा है, अग्निशेखर जी ने कविताएं, क्षमा शर्मा ने भी लिखा है दर्दपुर, उनकी पत्नी है। बाकी हिंदी के साहित्यकार कहाँ हैं? क्या उनकी संवेदनाएं तभी जगेंगी जब उनको पार्टी से आदेश मिलेगा? ये कैसे लेखक हैं? ये कौन सी ईमानदारी लेखिकी है, संवेदना की ये लोग बातें करते हैं? तो इन्हीं सब विषयों पर मेरा जो, मैं जो कुछ पढ़ा, मेरे दिमाग में जो प्रश्न आया, वो मैंने दैनिक जागरण के अपने इस स्तंभ में लिखा। और मैं भाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि आपको ये पसंद आया और आपने मुझसे चर्चा की। एक मैं आपसे और बस अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि अभी दो चीजें, एक मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप बताइएगा। एक मतलब मुझे ये लगता है कि जो हिंदी साहित्य बहुत हद तक अप्रासंगिक भी हो गया। जैसे हम देखते हैं कि हिंदी जो प्रकाशक भी हैं वो हिंदी की किताबों को लेके जो है बड़े, हिंदी साहित्य को लेके जो है कि बिकती नहीं है किताबें। और हिंदी साहित्य को मतलब एक एक तरीके से जो कभी एक कला और संस्कृति के क्षेत्र में एक मतलब मुख्य धारा, क्योंकि आजादी के आंदोलन में, स्वतंत्रता के आंदोलन में हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो उसके बाद से जो जैसे जैसे जमीन से कटते गए, क्योंकि आप एक जो जमीनी सच्चाई, आप बेईमानी कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए बिल्कुल। जो है वो जनता जो है वो, जो पाठक है वो, आप पाठक वर्ग से कटते गए और आप कुल मिलाकर अकादमिक संस्थानों, पुरस्कारों, जो है पुस्तकालयों, बस यहाँ तक जो है वो आप सिमट गए। और तो एक तो ये चीज, दूसरा अब जो है पिछले 10 वर्ष से किस तरीके का जो है लेखन हो रहा है, क्या ये मठ और मठाधीश जो है, क्या इन ये अभी भी साहित्य की मुख्य धारा जो है, उस सो कॉल्ड मुख्य धारा जिसे कहेंगे जो है, क्या ये अभी भी उसको नियंत्रित करते हैं? क्या ये अभी भी या आप खासकर डिजिटल जो है एक क्रांति आने के बाद से जो है, वो जरूरी नहीं है कि लोग जो है ब्लॉग्स लिख रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, तो और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारी अच्छी किताबें अभी, जैसे
मनोज रंजन जी की कसारी मसारी मैंने पढ़ी। आईआईटी से निकले हुए बहुत सारे लोग जो है हिंदी में लिख रहे हैं, अच्छे क्राइम के उपन्यास लिख रहे हैं। हालांकि उसको ये वामपंथी साहित्यकार जो है उसको लुगदी साहित्य कहते हैं। तो जो है, खैर वो एक अलग डिबेट है, लोकप्रिय साहित्य बनाम जो है वो जो इनके शास्त्रीय पैमाने पर अभी कैसा लेखन हो रहा है, अभी कैसी स्थिति है, और आगे बढ़ते हुए जो भी लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, सरकार में, सरकार के बाहर जो है, तो क्या किया जाना चाहिए ताकि ये बेईमानी बंद हो? अरुण जी, दुखती रग पर हाथ रख दिया आपने मेरे। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम मोदी युग की बात कर रहे हैं ना, मोदी युग की बात कर लेते हैं कि मोदी युग में साहित्य के साथ क्या हो रहा है। वो जो आपने साहित्य के ब्राह्मणवाद की बात की, उस पर आप किसी और दिन डिबेट करेंगे। हम लोग लुगदी साहित्य और लोकप्रिय साहित्य और साहित्य का जो ब्राह्मणवाद मैं उसको कहता हूं, उस पर चर्चा कर लेंगे। लेकिन मैं मोदी युग की एक चर्चा करना चाहता हूं आपके मंच से कि पिछले वर्ष एक कानून आया, मतलब एक बदलाव किया गया सीएसआर एक्ट में सर। और अब सीएसआर के तहत कार्यक्रमों के लिए पुस्तकों की खरीद पर प्रतिबंध लग गया सर। आपको यह बड़ी सामान्य सी बात लग सकती है कि चलो सीएसआर में बहुत घपला होता था, किताब खरीद नहीं नहीं, लेते मेरे थे, को ये शॉकिंग है, मुझे नहीं मालूम था। है ना। ये प्रतिबंध है। और अब कोई कार्यक्रम करे और किताब अगर बांटना चाहे, कि मेरे जितने श्रोता आए थे, कुछ कुछ ऐसे एनजीओ थे जो सीएसआर के तहत कार्यक्रम करते थे, और जितने श्रोता होते थे उनको उस लेखक की पुस्तकें देते थे। ठीक है। आप ये नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन आप जिनको पुस्तक भेंट कर रहे हैं उनका आधार कार्ड की कॉपी और आधार कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये बाधित हो गया। अब किताबों की खरीद नहीं हो रही। अब देखिए कि हुआ क्या, ये किसने किया ये पता नहीं चल रहा है। अभी मैं इसमें लगा हुआ हूं। हुआ क्या, मैं अगले कॉलम के लिए थोड़ा इशारा भी कर दे रहा हूं आपको। ये क्यों हुआ अरुण जी? पिछले 10 वर्षों से सबसे अधिक किताबें किस टॉपिक पे छपी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर। राइट विंग राइटर्स को एक पहचान मिली, उन्होंने संघर्ष करके पुस्तकें लिखी, उन्होंने काउंटर नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास किया। लेकिन मोदी युग में सरकार में बैठे लोगों ने, जो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग है ना कि सरकार भले तुम्हारी है, सिस्टम हमारा है, ऐसी व्यवस्था बना दी। मैं कहता हूं किताब कितना सीएसआर में बट जाएगा सर? साल का 10 करोड़ का, इससे ज्यादा? बट भी अच्छा, जाएगा तो किताब भी बट रही है, मतलब जो है। किताब ही बट रही है ना। हाँ। परफॉर्मेंस पर रोक नहीं है। आप अगर किसी नृत्य कला का प्रदर्शन कराना चाहते हो वो कर सकते हो, आप किताब नहीं बंटवा सकते आप। तो अब ये कितनी बड़ी बात है, इस पर किसी ने, अब मैं तो इस पर डिबेट शुरू करना चाहता हूं, और आपके यहां पहली बार बोल रहा हूं मैं कि किताब को सीएसआर से बाहर करके एक षड्यंत्र के तहत जो राइट विंग नैरेटिव बनने जा रहा था किताबों के माध्यम से, पुस्तक, प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं पुस्तकालय बनना चाहिए। सीएसआर में कोई पुस्तक खरीद के पुस्तकालय में नहीं दे सकता। माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री पुस्तकालय की रोज वकालत कर रहे हैं कि पुस्तकालय बनना चाहिए, पुस्तकालय का विस्तार होना चाहिए। भारत सरकार पुस्तक नीति ला रही है। कल भारत सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की पॉलिसी भी प्रस्तुत कर दी। लेकिन सीएसआर में पुस्तक नहीं खरीद हो सकती। नुकसान किसको हो रहा है अरुण जी, इस पर विचार करिए। हम लोग कभी अगले उसमें चर्चा करेंगे कि कैसे राइट विंग की पुस्तकों को अघोषित तरीके से पाठकों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। मैं राइट विंग नहीं कहूंगा, मैं भारतीय लेखकों को कहूंगा जिनके हृदय में भारत है, जो भारत की बात करते हैं, जो भारत की परंपराओं को सीधे तरीके से सामने लाते हैं। उनकी किताबों को रोकने का मैं कहता हूं आपके मंच से कि ये षड्यंत्र है, और इस पर हमें सोसाइटी को डिबेट करना चाहिए। तो अनंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हम इस मंच, आप जानते ही हैं कि हमने ये मंच जो है वो रखा ही इसलिए है कि हम जो है वो बहुत डे टू डे के सेंसेशनल उसमें जो है बहुत नहीं जाते हैं, और ऐसे ही विषय जो मौलिक विषय हैं, जो मूलभूत विषय हैं, जो फंडामेंटल चैलेंजेस हैं, उसके ऊपर जो है वो एक डिबेट खड़ी करने का प्रयास करना
और आप से मैं दर्शकों से फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि दैनिक जागरण में जो बीता रविवार है उस पे जो कॉलम है उसको पढ़ें। और हर संडे को आनंद जी ने इशारा कर दिया अगले कॉलम का भी। और जो है आप उनके कॉलम पर जो है वो हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी टिप्पणी कर सकते हैं अगर आपका आनंद जी के लिए कोई प्रश्न हो, क्योंकि हम नियमित रूप से आनंद जी से अब चर्चा करते रहेंगे। तो अगर आपका कोई प्रश्न भी हो या कोई ऐसे विषय आप चाहते हो कि हम लोग आनंद जी के साथ उस विषय पर चर्चा करें, तो आप उसके बारे में जरूर जो है वो हमें बताएं। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी हम लोग मिलेंगे नए विषय के साथ। आनंद जी बहुत बहुत धन्यवाद। और नमस्ते। दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।